हम कांग्रेस से आगे जाके स्पष्ट बहुमत की दहलीज को पार कर चुके होंगे। जी, एक और बड़ा आंकड़ा आ रहा है। एक और बड़ा आंकड़ा आ रहा है और मैं वो बता दूं, वो बेंगलुरु साउथ का आंकड़ा है और जन की बात पोल का वो आंकड़ा है। हैदराबाद कर्नाटका के अंदर कांग्रेस को 24 मिलती हुई दिख रही है, बीजेपी को 15 मिलती हुई दिख रही है। अब बेंगलुरु रीजन के अंदर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। ये जन की बात का पोल है। 17 भारतीय जनता पार्टी को, 15 कांग्रेस को कोस्टल कर्नाटक के अंदर। कांग्रेस को पिछली बार कम सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 4 और बीजेपी को 15 मिलती हुई दिख रही हैं। वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा हो सकता है। यह मैं आपको बता दूं, 40% के इर्द गिर्द कांग्रेस का वोट शेयर, बीजेपी अराउंड 39%। 1% कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में हमेशा ऐसा नहीं होता। कर्नाटक में अधिकतर कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा आता है, लेकिन बीजेपी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है 110 सीटों के साथ। येदियुरप्पा फैक्टर कितना हावी होगा बीजेपी के ऊपर, वो देखने वाली बात होगी। संजय निरुपम, इस बार कांग्रेस के पास एक बड़ा प्लस पॉइंट था कि येदियुरप्पा सीएम कैंडिडेट नहीं थे, और सिद्धारमैया जो कि इक्वली पॉपुलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े पॉपुलर नेता हैं वो वहां के, लेकिन इस बार येदियुरप्पा सामने नहीं थे। ये भी कांग्रेस के लिए प्लस फैक्टर है। हाँ, येदियुरप्पा जी को जितना मतलब खुल के काम करना चाहिए था उतना काम करते दिखे नहीं। येदियुरप्पा जी की नाराजगी कितनी थी वो तो बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन उनके पूरे हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को इस पूरे कैंपेन में झोंक नहीं पाए हैं। येदियुरप्पा जी लिंगायत समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं और लिंगायत समाज का पूरा वोट पोलराइज करने वाले रहे, लेकिन मध्य कर्नाटका जहां से वो खुद आते हैं, शिमोगा वगैरह जो एरिया है, वहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत आगे निकल गई और बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है। तो 3 इनके क्षेत्र हैं, एक तटीय इलाका इनका बड़ा स्ट्रांग एरिया है, फिर मध्य कर्नाटका और उसके बाद बेंगलुरु एरिया। तीनों जगह में से जहां तटीय इलाका है वहां पर बीजेपी आज ज्यादा दिख रही है। बाकी दोनों जगह हैं, खासकर जहां इनका प्रभाव है येदियुरप्पा जी का, वहां पर ऐसा दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे जा रही है। अब बेलगांव वाला जो एरिया है, जिसको हम महाराष्ट्र कर्नाटका या मुंबई कर्नाटका कहते हैं, वो अब आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि उसको वहां पर क्या माहौल है। तो येदियुरप्पा जी कहीं ना कहीं बैक फुट पे थे या बैक सीट पे थे और मोदी जी ने पूरी कमान संभाल ली थी। बुम्बई खुद एक लिंगायत नेता हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो इतने बदनाम हो गए थे कि उनकी वजह से लिंगायत वोट शायद कंसोलिडेट नहीं हो पाया। तो तीसरी बात, हमारी तरफ से जो सिद्धारमैया और शिवकुमार और खड़गे जी, इन तीनों का जो प्रचार था, इन तीनों की जो के लिए जो एक इन तीनों की लोकप्रियता थी, उसका एक जबरदस्त असर दिख रहा था चुनाव प्रचार में और उसकी तरफ लोगों का आकर्षण बड़ा जबरदस्त था। एक रिएक्शन ले लेते हैं। तरीके से 40 सभाएं ली जी, 40 सभाएं नहीं खड़गे जी ना। शिवकुमार भी एक बहुत एग्रेसिव तरीके के नेता हैं और बहुत अच्छे कांग्रेस के पास बैटरी ऑफ लीडर्स, सिद्धारमैया एक बहुत पॉपुलर है। नहीं, कांग्रेस के पास एक बैटरी ऑफ लीडर्स, सिद्धारमैया भी एक बहुत ही पॉपुलर नेता है। एक सवाल सुधांशु आपसे बनता है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास नहीं है। येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र बहुत पॉपुलर नेता है वहां पर युवाओं के बीच में, उनको हेलीकॉप्टर बीजेपी ने दे रखा था बाकायदा प्रचार करने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है फर्स्ट इलेक्शन विदाउट येदियुरप्पा उसका एक नुकसान है, हो सकता है संभावित नुकसान सुधांशु? और कांग्रेस की जो कलेक्टिव लीडरशिप है, जो बीजेपी डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रही थी कि डीके और सिद्धारमैया में नहीं बन रही है, डीके और सिद्धारमैया में नहीं बन रही है, लेकिन कांग्रेस ने उसको थोड़ा मैनेज करा, पॉलिटिकली मैनेज करा या फिर इमोशनली मैनेज करा, दैट इज अप टू द कांग्रेस, बट दे मैनेज्ड इट टिल इलेक्शंस। देखिए, पहली बात, मैं संजय निरुपम जी की बात से थोड़ा मतभेद रखूंगा। ग्रेटर बेंगलुरु हमारा बहुत मजबूत क्षेत्र नहीं रहा है। पिछली बार भी हमें 11 ही सीटें मिली थी, 11-12 सीटें, और 2013 में भी देख लें हमें उससे भी कम सीटें मिली थी। अगर हम वहां इंप्रूव कर रहे हैं तो यह एक महत्वपूर्ण स्थिति नजर आ रही है। दूसरा, मेरा यह मानना है कि येदियुरप्पा जी हमारे स्थापित नेता 25 वर्षों से हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं थी, और 80 वर्ष की आयु में भी उन्होंने जिस प्रकार से जबरदस्त तरीके से प्रचार किया है वो प्रशंसनीय है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं था कि अचानक खड़गे जी 10 वर्ष पूर्व कर्नाटक की राजनीति में नजर नहीं आते थे, परंतु इस समय अध्यक्ष बने तो वो महत्वपूर्ण नजर आने लगे। अब यहां पर मैं एक और बात दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। ये जो फिगर आपकी दिख रही ना कि 102 कांग्रेस, यदि इसको, मुझे लगता कांग्रेस के अंदर ही एक धड़ा होगा जिसको लगता होगा यही फिगर रहे तो उसके लिए ज्यादा अच्छा हो सकता है। अब वो कौन हो सकता है, ये तो मेरे विचार से आपके विद्वान विश्लेषक लोग बैठे हुए हैं,
मतलब वानखेड़े जी भी हैं और बाकी लोग समझ सकते हैं, क्योंकि एक तो चाहेगा कि क्लियर कट 112 के ऊपर हो जाए, वो होना नहीं है, क्या जी, होना वो जी, तो जी, मैं 13 तारीख को पता एक और चलेगा। पर्सपेक्टिव, मगर ये एक के दिल की जी, तमन्ना जरूर हो सकती थी जी, मैं जेडीएस का रुख कर लेता हूं, कांग्रेस काफी देर कहीं से वो ऐसे भी आंकड़े पे अटक जाए ताकि उनकी लॉटरी लग सके। जी, जेडीएस का रुख करता हूं। जेडीएस क्या, जेडीएस के नेता हैं तनवीर अहमद साहब। तनवीर अहमद साहब, क्या आपको लगता है कि बजरंग दल इफेक्ट देखने को मिल रहा है इलेक्शन के अंदर या नहीं देखने को मिल रहा एज पर एग्जिट पोल्स? हालांकि जेडीएस को जो एक्सपेक्टेशन थी, क्या उसके अराउंड एग्जिट पोल का नंबर आ रहा है? दैट्स द सेकंड क्वेश्चन। पहली बात तो मैं बता दूं कि हिंदू धर्म का जितना भी ज्ञान है हम साउथ इंडियंस के पास है, क्योंकि हिंदू धर्म के 3 विशेष द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ये सारे हम साउथ इंडिया से निकले हुए हैं। मैं संजय निरुपम जी से कह रहा हूं कि हम बजरंगी को भी जानते हैं और हनुमान को भी जानते हैं, आंजनेय को भी जानते हैं। दूसरी बात, डिनाई नहीं कर सकते कि बजरंग दल और बजरंगी का जो इफेक्ट है इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे गांव में जब मैं कैंपेन करने गया तो जो लेडी मेरे यहाँ काम करती है, और जब उसको मैंने बोला तो वो लेडी ने कहा कि कांग्रेस आएगी तो हनुमान टेम्पल को क्लोज कर दिया जाएगा, इसलिए मैं बीजेपी को वोट करूंगी। ये इतना डीप पेनिट्रेटेड थे बीजेपी वाले और आरएसएस वाले और खास तौर से बजरंग दल वाले। इसका इम्पैक्ट रहा है, कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैं खुश हूं कि आप एटलीस्ट हमें 24 दिखा रहे हैं, कि पिछली बार तो आप लोगों ने जब एग्जिट पोल आया था हमें 18 दिखाया था और हम 38 पे आए थे, इसलिए इस बार आप 24 दिखा रहे हैं। और मैं हाथ जोड़ के तमाम पार्टियों को बोल रहा हूं, ये आंकड़े पोलस्टर देते हैं, हम सिर्फ दिखाते हैं ये, और हम सिर्फ आंकड़ों को दिखाते हैं। इसलिए कभी सुधांशु जी गर्दन पकड़ते हैं हमारी, कभी संजय जी पकड़ते हैं, कभी आप लोग पकड़ते हैं, लेकिन आप सबका समान है। लेकिन ये पोलस्टर्स के आंकड़े होते हैं। लेकिन ओके, यू मेक योर पॉइंट सर। अमित जी, जैसे नमक के बगैर कोई खाना नहीं बनेगा, हमारे बगैर कोई सरकार भी नहीं बनेगी। ये मैं उम्मीद दिलाता हूं मैं आपको। आप 18 मई को कर्नाटका में आइएगा, देवेगौड़ा जी का बर्थडे है, और मैं फ्रंट रो में, अब मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूं कि फ्रंट रो में आपको मैं इंटरव्यू भी दिलाऊंगा। जब हम अगरचे सब कुछ ठीक गया तो प्रमाण वचन भी होगा, मैं आपको फ्रंट रो में सीट दिलाऊंगा। ये जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं सुधांशु जी और मैं, हमारे कांग्रेस के संजय निरुपम जी बेंगलुरु आए थे, मैं जानता हूं, इन्होंने भी बहुत मेहनत की। बट इन आंकड़े और सच्चाई दोनों में बहुत तफरीक है, फर्क है, और मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली जेडीएस की सरकार, जेडीएस में सरकार बनेगी, जेडीएस के तरफ से सरकार बनेगी। और इस समय की बड़ी खबर, एग्जिट पोल के रुझानों के मुताबिक कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है कर्नाटक चुनाव पे। टारगेट महापोल का आंकड़ा यह कह रहा है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, 132 सीटें, लेकिन बीजेपी उससे ठीक पीछे 96 सीटों के साथ, 95 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर जेडीएस का आंकड़ा 24 सीटों का हो सकता है। ये इस समय की बड़ी खबर है। टारगेट कर्नाटक चुनाव पे टारगेट महापोल का आंकड़ा कह रहा है कांग्रेस को बढ़त सबसे ज्यादा सीटों के साथ, लेकिन बहुत बड़ी बढ़त नहीं दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। इस समय हम ये कह सकते हैं एग्जिट पोल के मुताबिक बहुत बड़ी बढ़त नहीं दिखाई दे रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस समय का जो बड़ा आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि बेंगलुरु शहर के अंदर एक्सिस माई इंडिया का पोल कह रहा है कि कांग्रेस को 17 और बीजेपी को 10। ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है बीजेपी के लिए। बेंगलुरु सिटी के अंदर बीजेपी अगर लूज कर रही है सीटें तो ये बड़ी दिक्कत की बड़ी बात हो सकती है। लेकिन करावल क्षेत्र, इसी के साथ करावल क्षेत्र के अंदर बीजेपी को अंदर, यानी जो तटीय इलाका होता है वहां पर बहुत बड़ी बढ़त, अब तक की सबसे बड़ी जीत बीजेपी को मिल सकती है। बीजेपी 16, कांग्रेस 3 के साथ सिमट सकती है। यानी बीजेपी रूरल इलाकों में गेम कर रही है। ऐसा लग रहा है बीजेपी का जो गेन आ रहा है बड़ा, वो रूरल इलाके से आ रहा है क्या, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि शहर की सीटों में बीजेपी पिछड़ रही है, लेकिन रूरल इलाके की सीटें में बीजेपी आगे बढ़ सकती है। जो आंकड़ा अभी तक कह रहा है, ये जो समीकरण है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं सीधा रुक करूंगा, मेरे तो संजय निरुपम भी है, सुधांशु भी है। जो बात जेडीएस के प्रवक्ता ने बोली कि सरकार तो हम ही बनाएंगे और हमारे बिना कुछ नहीं हो पाएगा, ये बात तो सच है।
सुधांशु त्रिवेदी और संजय निरुपम। पहले संजय जी आप ही दे दीजिए 40 सेकंड में जवाब। जेडीएस कह रही है कि हमारे बिना कुछ नहीं हो पाएगा, सरकार हम बनाएंगे, और उनका कहना है बजरंग बली फैक्टर काम किया है बीजेपी के लिए। ठीक है, वो दावा कर सकते हैं। अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर 13 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि जेडीएस बहुत ज़्यादा कर्नाटक के मतदाताओं की पसंद के तहत था। हाँ, जेडीएस का एक अपना वोट बैंक है, वो काफ़ी धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, नीचे जा रहा है, और इस बार वोटिंग परसेंटेज काफ़ी नीचे जाएगा और उस हिसाब से उनकी सीटों की संख्या भी घट सकती है। हाँ, जेडीएस इस उम्मीद में हमेशा रहेगी कि एक हंग किस्म की असेंबली हो और उसमें बगैर उनके कोई सरकार न बनाए, लेकिन कर्नाटक के मतदाता बहुत पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कम्युनल कैंपेन था, उस कैंपेन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया है। और कांग्रेस पार्टी का जो एक ग्रास रूट से जुड़ा हुआ कैंपेन था, एकदम स्थानीय मुद्दों से जुड़ा जो कैंपेन था, उस कैंपेन को उन लोगों ने पसंद किया, और उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी 130 से आगे जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर कांग्रेस पार्टी 130 से आगे जाती है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं 70 सीट पे जाकर सिमट जाएगी, और उसके बाद अगर 70 सीटों से आगे बढ़ती है तो जेडीएस पर 10-15 के आसपास रह जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो इस हिसाब से जेडीएस का जो एक ख्वाब है, जिसको कहते हैं एक शेख चिल्ली का ख्वाब, वो ख्वाब पूरा नहीं होने वाला है। इस बार कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से एक सरकार बनाएगी, क्योंकि हमने जो वादे किए हैं, जेडीएस से अगर समर्थन लेने की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस लेगी कि नहीं लेगी? मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी, और इस बारे में आगे का जो फैसला होगा कांग्रेस के अध्यक्ष तय करेंगे और वहां के राज्य की इकाई तय करेगी। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मेरा ऐसा अनुमान है और पार्टी ऐसी उम्मीद कर रही है कि एक बहुत ही स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को देने का मूड कर्नाटक के मतदाताओं के मन में था और वो दिख रहा था हम लोगों को। आप सपने क्यों देख रहे हैं तनवीर भाई? कांग्रेस कह रही है कोई सवाल ही नहीं है, कांग्रेस सरकार बनाएगी, और आप क्यों सपना देख रहे हैं और मुझे भी सपना दिखा रहे हैं फ्रंट रो में बिठाऊंगा? मैं तो संजय निरुपम जी का बड़ा आदर करता हूँ। वो जब पहले तेज तरार प्रवक्ता थे, हमने उनसे कैसे बात करना है उनसे सीखा है, तो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। बट संजय साहब, आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, और मैं पूरी मुझे हिंदी नहीं आती है, नम्रता पूर्वक और जितना आदर से बात कर सकता हूँ, मैं इतना कहूँगा कि ये हमारी मगरूरी नहीं है। कर्नाटक की जनता चाहती है, कर्नाटका की जनता चाहती है कि एक आंख रखने वाला हो, जो किसानों का मुद्दा इन दोनों नेशनल पार्टीज के पास समक्ष रखे। और कर्नाटक की जनता बहुत अक्लमंद है, जैसे आपने बताया कि वो हमेशा हमें क्यों लेकर आकर दोनों के बीच में बिठाती है, इसलिए नहीं कि वो आपका गेम खराब करना चाहती है, इसलिए कि वो जानती है कि आप दो पार्टी में एक पार्टी को अगर संपूर्ण रूप से इख्तिदार दे दिया जाए तो यहाँ पर जो 40% कमीशन हुआ और गुंडूराव साहब के वक्त में जिस तरीके का करप्शन हुआ, बंगारप्पा के वक्त जिस तरीके का करप्शन हुआ, दोनों नेशनल पार्टीज इसके लिए जानी जाती है। इसलिए दोनों को चेक करने के लिए कर्नाटक की जनता हमें बीच में बिठाती है, ताकि आप दोनों के बीच में बैठकर कर्नाटक की फलाह व बहबूदी के बारे में बात करें। और रही बात हम किसके साथ जाएंगे, कौन है, क्या है, किधर है, हमारे पास डीके शिव कुमार साहब भी पार्टी के साथ टच में हैं, और बीजेपी से भी जिसको टच में रहना है। बट बड़ी खबर दे रहे हैं कि डीके शिव कुमार का क्लियर नाम ले रहे हैं कि डीके शिव कुमार टच में, और बीजेपी से भी जिसको टच में रहना है वो है। बीजेपी वाले का भी नाम ले दीजिए। अरे मैं बीजेपी के नाम एक क्या है, कर्नाटक की जनता में एक आदमी बड़ा ख्वाब देख रहा है, डीके शिव कुमार सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं यहाँ। बट अनफॉर्चुनेटली बीजेपी का क्या है कि बीजेपी में चीफ मिनिस्टर कर्नाटक की जनता नहीं चुनती और लेजिस्लेशन नहीं चुनती, ऊपर से टपकते हैं, तो पता नहीं कौन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का सपना देख रहे हैं। इसलिए मैं बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं वो डेफिनेटली टच में है, मेरे टच में है, पार्टी के टच में है, डेफिनेटली टच में है। बट हम कर्नाटका की जनता के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या करना है। अगर नहीं, देखिए अब हमें भी पता है किसके पास जाएंगे और किससे पूछेंगे, लेकिन लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। अशोक जी वेट कर रहे हैं कि उनको बोलने का मौका मिले तो वो बताएं कि किससे पूछा जाएगा, किससे टच करा जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी वांटेड टू, आप जरूर कमेंट करना चाहेंगे। सुधांशु जी, देखिए खेल तो खुला है, और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो कहते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी।
लेकिन कर्नाटक के अंदर हो सकता है कोई और स्लैंग चलता हो, आई डोंट नो दैट। बट माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सुधांशु जी इज दिस कि जी सुधांशु जी, कि क्या आपको लगता है कि गेम इज ऑन? देखिए, आपने खुला खेल फर्रुखाबादी कहा, मगर तनवीर भाई ने तो राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, उन्होंने तो डीके का नाम ही ले लिया। मतलब उन्होंने तो राज का पर्दाफाश ही कर दिया है। और मुझे याद आता है कि अभी संजय निरुपम जी जेडीएस को जिस ढंग से साइडलाइन कर रहे थे, अगर देखा भी जाए तो इस चुनाव में जो भी कम्युनल एजेंडा कांग्रेस लाई वो जेडीएस को नुकसान पहुंचाने के लिए था। पिछले चुनाव में भी याद करिए, जेडीएस को बीजेपी के लेकर क्या क्या बातें बोलते थे, परंतु उसके बाद क्या हुआ, तब जाके जेडीएस से तुरंत हाथ मिलाने को तैयार थे। और याद करिए अमित जी, अभी मैंने आप ही के प्रोग्राम में पहले सेंटेंस पे क्या बोला था कि ये जो 102 का आंकड़ा दिखा रहे हैं, यद्यपि हम इससे सहमत नहीं, मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, परंतु ये आंकड़ा देखकर कांग्रेस के कुछ नेताओं के मन में बहुत लड्डू फूट रहे होंगे। अब वो बात कहीं ना कहीं घुमा फिरा के सामने भी आ गई। मगर मैं तनवीर जी की बात में संशोधन कर दूं कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कर्नाटक की जनता नहीं तय करती है। मान्यवर, 2004 में हम पहली बार 80 सीटों के साथ आए थे, जब हम सरकार बनाने की दौड़ में आए थे, तब भी येदियुरप्पा जी प्रोजेक्टेड थे। 2008 और 18 दोनों में हमने सरकार बनाई है येदियुरप्पा जी को आगे रख के, और येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में लेकिन वही डिफरेंस है इस बार। येदियुरप्पा इज नॉट